सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आखिर तक देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे आज करने वाले फिजिक्स के क्वेश्चन, और ये नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे नर्सिंग के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग के लिए। आप अगर पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन जो है आपका रुकिए 1 मिनट, इसको रब करने दीजिए। When object is placed between center of curvature and focal length of a concave mirror, the image is formed। देखिए, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में बोल रहा है कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, तो उसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसका इमेज जो है बाबू आपका कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए कॉनकेव मिरर इज यूज टू रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल से रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। और कॉन्वेक्स मिरर है किसी, मतलब समझ लिए कार या व्हीकल्स पे, जो मतलब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 3 मीटर दिया हुआ। ठीक है, और उससे मतलब विथ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, और कोई बस उसका 5 मीटर दूरी में है। ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे बनेगा बोल रहा है। ठीक है, तो इमेज का पोजीशन जो है आपका बनेगा, वो बनेगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और 1.15 मीटर इस दूरी पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 33 नंबर बोल रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए सम मीडियम इज कॉल्ड। देखिए, अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से आ रहा और वो कोई मीडियम को पार कर रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको। तो इसका अब सब जानते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 34 नंबर बोल रहा है, ए कॉनकेव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 15 मीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज। देखिए, कॉनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म एन इमेज बना रहा आपका लेंस पे आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज बना उसका 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका। अगर इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो भाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्या हो रहा है, ए स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ द फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर का बोल रहा है कि आपका थिन स्पेरिकल लेंस जो है वो उसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और द मिरर ऑफ द लेंस, द मिरर एंड द लेंस ऑफ द लाइकली टू बी, तो मिरर ऑफ द लेंस कैसा रहेगा। स्पेरिकल मिरर मतलब समझ रहे, इसको स्पेरिकल मतलब पूरा, और इसको हम लोग काट देते ना तभी, तो उसका फोकल लेंथ दिया हुआ स्पेरिकल मिरर का। ठीक है, तो फोकल लेंथ जब दिया हुआ तो कौन सा मिरर हो सकता है इसमें, ये बताना। तो इसका हो जाएगा बाबू कॉन्वेक्स मिरर, बहुत कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए, बहुत और कॉन्वेक्स, मतलब दोनों उसका कॉन्वेक्स ही बनेगा। ठीक है, मतलब इस साइड भी कॉन्वेक्स, इस साइड भी कॉन्वेक्स, कॉनकेव जो है उसका नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। ऐसा कौन सा लेंस है जो हम लोग डिक्शनरी जब पढ़ते हैं तो वो लेंस यूज करते हैं ताकि वो हमें बड़ा दिखाई दे, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं। ठीक है, ये बताना बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है और उसका फोकल लेंथ कितना होता है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 37 नंबर क्या हो रहा है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +4D, इट्स फोकल लेंथ इज। देखिए, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिया, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिया है आपका +4D, मतलब D मतलब समझ रहा है डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट, इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा बाबू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा, कर लीजिए आप, इसका आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए 38 नंबर क्या हो रहा है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना। अगर कोई
इमेज फॉर्म हो रहा है रेटिना पे, तो उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा बताइए। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, या फिर रियल एंड इरेक्ट होगा, या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगा, ये बताना बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या बोल रहा है 39 नंबर, द डिफेक्ट इन आई वेयर द पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंटली। देखिए कोई इंसान का आई में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए उसको सामने का वस्तु जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको दूर का कोई भी वस्तु जो है दिखाई नहीं दे रहा। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज़ उसको मतलब दिखाई नहीं दे रहा दूर का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस मायोपिया, फिर एकोमोडेशन, फिर मायोपिया, फिर हेटेरोमायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा बाबू एकोमोडेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द फिनोमेना ऑफ ए स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर सेवन कलर वाइल ए वाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। क्या बोल रहा है, ऐसा फिनोमेना बताइए जो मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, कोई लाइट एक जगह से गुजर रही है और 7 जगह में डिवाइड कर रही है, तो उस लाइट पास थ्रू जो प्रिज्म से वो जब पार कर रहा है, ये मान लीजिए यहाँ से एक लाइट पार किए प्रिज्म से, ये प्रिज्म है मान लीजिए आपका, और यहाँ से वो 7 को लाइन बना रहा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रिज्म को, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाबू, आप सब बोलते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते डिस्पर्सन हो गया, वो डिप्रेशन होता है, तो डिस्पर्सन का प्रयोग करते हैं, जो मीम्स वायरल होता है, तो यहीं पे याद रखने के डिस्पर्सन बोलते हैं। उसके बाद 41 नंबर क्या हो रहा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। देखिए तारों का चमकना किस, हमें एक्चुअली में वो चमकते नहीं है, लेकिन वो टिमटिमाते हुए हमें क्यों दिखता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि हम लोगों को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमकता हुआ दिखता है। एक्चुअली में वो चमकते नहीं है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से हमें लगता है कि वो चमक रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब मान लीजिए आपका कोलाइडल पार्टिकल से, ठीक है, जहाँ से वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार हो रहा, मतलब यानी कि कोलाइडल पार्टिकल से, ठीक है, यहाँ से जो लाइट पास कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट्स। ठीक है, टिंडल इफेक्ट्स बोलते हैं। उसके बाद 43 नंबर क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, फ्लो थ्रू द सर्किट इन 1 मिलीसेकेंड, देन द करंट थ्रू द कंडक्टर इज, करंट कितना पास होगा, कितना पास होगा करंट बताइए। इसको आप सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज पूछना है, एम्पियर हो जाएगा आपका, सॉरी एम्पियर। उसके बाद बोल रहा है कि 44 नंबर, ए 4 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट्स, द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज, देखिए 4 ओम का आपका रेसिस्टेंस है, उसको जब हम लोग डबल कर देंगे तो हम लोग के सामने न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका न्यू रेसिस्टेंस। हाँ, अगर मेरे से कुछ गलती हो तो आप सब कमेंट में बताइए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा हिसाब से जो लगता है वो हम आंसर बता रहे हैं। आपको देखिए आपको कुछ डाउट है, या फिर मैं भी हो सकता है मेरा बता रहे आंसर गलत हो जाए, मैं भी कहीं, तो आप बोलिए मेरे को कमेंट में, और हो सकता है किसी को अगर सही भी आंसर हो तो आपको कन्फ्यूजन कि सर ये आंसर होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 45 नंबर आपका बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 26 ओम एंड अ कंडक्टर इज 4 ओम इन ए सीरीज में कनेक्टेड है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प का जो 26 ओम दिया हुआ और उसका कंडक्टर कितना है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये समझना, उसको 4 ओम उसका कंडक्टर है। द कनेक्टेड ऑफ ए बैटरी उसके कनेक्टेड 6 वोल्ट पे, 6 वोल्ट। द करंट पासेस थ्रू द सर्किट इज, उस सर्किट में कितना करंट पास होगा ये बताना बोल रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा, क्या आएगा 0.2
एम्पियर। 46 द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर 1 मीटर लॉन्ग एंड 0.4 mm इन ए डायमीटर। उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.4 mm एक इलेक्ट्रिक वायर का, ठीक है, डायमीटर इसका जो है, तो इसका रेडियस वगैरह निकाल लीजिएगा। उसके बाद और एक चीज़, रेडियस हो जाएगा आपका 0.2 mm, ठीक है। और अगर बात करें इसकी लंबाई की, लेंथ की बात करो तो इसका 1 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस, हैविंग रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ 2 ओम, है ना। तो रेसिस्टिविटी क्या होगा इसका बताइए। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 2.5 × 10⁻⁻7 ओम मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 रेसिस्टर्स ऑफ 12 ओम, यानी कि 4 रेसिस्टर दिया हुआ आपका 12 ओम का, ईच रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। 3 सच कॉम्बिनेशन आर देन कनेक्टेड इन सीरीज, और 3 जो है सीरीज में कनेक्टेड है। विथ ए बैटरी इज 9 वोल्ट, बैटरी दिया 9 वोल्ट का, इट कनेक्टेड अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर, और वो रेसिस्टर से कनेक्टेड है। देन द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर, मतलब चारों जगह में तो उसका करंट क्या होगा, चारों रेसिस्टर जो दिया हुआ उसका करंट कितना होगा वहाँ पे, मतलब प्रत्येक पे, मतलब एक सारे पे नहीं, एक जगह पे कितना करंट होगा ये बताना बोल रहा हूँ। कितना करंट होगा 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद ये तो एकदम डायरेक्ट एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर इज 1 kWh इज इक्वल टू कितना होता है, सभी को मालूम है 3.6 × 10⁻⁶ जूल ये होता है, और यही होगा आंसर बी नंबर, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर बोल रहा है द कंडक्शन ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले जो है इक्वल लेंथ है, उसका लेंथ ठीक सेम है, मटेरियल भी सेम है, और उसका सीरीज में वो कनेक्टेड है, उसका डायमीटर भी सेम है, ठीक है। लेकिन बोल रहा फिर क्या बोल रहा, देन इन ए पैरेलल सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस उसका सेम रहेगा, लेकिन उसका पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो जब हम लोग सीरीज में कनेक्टेड किए तो उसका क्या आया, और उसको जब हम लोग पैरेलल में कनेक्टेड किए तो उसका क्या आया है। तो उन दोनों के बीच का हम लोग को रेशियो बताना है कि कितना उसका हीट प्रोड्यूस होगा दोनों सीरीज में और इसका मतलब पैरेलल पे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बताने कि उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो जब इसका रेशियो की बात करें आप सब, जब इसका सोल्व करेंगे तो इसका रेशियो क्या निकल कर आएगा आपके सामने, क्या 4.1, 4 पॉइंट किसका आ रहा है, नहीं बाबू ये डी नंबर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1:4 सी नंबर, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं और भी है, रुको थोड़ा सा वेट करो बाबू, अभी तुरंत जस्ट ख़त्म कर देते हैं। देखिए 50 नंबर क्या हो रहा है, ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन 2 एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज है 2 एंड पे यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर है, ठीक है। सम हीट इज डेवलप्ड इन इट, कुछ हीट वहाँ से मतलब डेवलप्ड हो रहा है। देन द हीट डेवलप्ड इज डबल, जब बोल रहा है विथ द हीट डेवलप्ड इज डबल विथ, जो उसका हीट डेवलप मतलब हीट जब उसका डबल डेवलप्ड होगा तो उस कंडीशन में हम लोग मतलब किस कंडीशन में होगा वो ये समझना। कब होगा, जब उसका लेंथ और रेडियस ऑफ द वायर, यानी कि उसका लेंथ और उसका जो ये डायमीटर रहता है ना, उसका रेडियस जब डबल हो जाएगा, मतलब समझ रहे, तभी जो है आपका हीट डबल डेवलप होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये क्या बोल रहा 51 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर व्हेन, मैग्नेटिक फील्ड कब स्ट्रोंग हो जाता है, कब स्ट्रोंग हो जाता है, जब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टेड आंसर है। क्या दिया ऑप्शन में, द फील्ड लाइन आर क्राउडेड
द फील्ड लाइन आर अपार्ट फार अपार्ट, नहीं ये तो नहीं होगा। द फील्ड लाइन अक्रॉस वन ओवर अदर, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, द फील्ड लाइन आर क्राउडेड, मतलब एक सब सामने सामने होता है ना तभी। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आ गया। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए मिडिल फिंगर क्या बताता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में, मिडिल फिंगर आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में मिडिल फिंगर क्या बताता है आपका, उसका जो डायरेक्शन रहता है लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर का, वो क्या बताता है, किस चीज़ को बताता है। जब आप बनाएंगे इस टाइप से, मान लीजिए ये थंब आपका और ये किसी फील्ड को पकड़ा, ठीक है मान लीजिए, तो ये जो आपका मिडिल फिंगर होता है किस चीज़ को दर्शाता है, किस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में क्या होता है, उस डायरेक्शन में आपका होता है करेंट, ठीक है। मिडिल फिंगर देखिए यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या बोल रहा है 53 नंबर, द कंपोनेंट इन ए सर्किट दैट प्रिवेंट डैमेज टू द अप्लायंस एंड सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग इज, देखिए ऐसा कौन सा कंपोनेंट है कोई भी सर्किट में, अगर मान लीजिए कोई डैमेज होता है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट होता है कहीं सर्किट पे ओवरलोडिंग हो जाता है, तो उस चीज़ से मतलब वो बचाता है कि भाई कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट ना हो, कहीं कुछ जल ना जाए, किस क्या है वो, उस कंपोनेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। अब सभी देखे होंगे घर में यूज होता है, बोर्ड में देखिएगा स्विच वगैरह रहता है, लाइट रहता है, एक फ्यूज रहता है, ठीक है। ये फ्यूज जो होता है ना, ये जब ओवरलोडिंग करंट हो जाता है तो ये फ्यूज का तार जो है टूट जाता है, तो उस समय हम लोग उस चीज़ को यूज कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूज, तो वो होगा आंसर फ्यूज, ठीक है। उसके 54 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स आप सभी जानते हैं कन्वेंशनल सोर्स कौन सा होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन सा होता है। अगर आप नहीं जानते तो एक बार बुक देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हो यहाँ में से आपका कौन सा कन्वेंशनल सोर्स होगा वो आपका आंसर निकल कर आएगा। सीधी सी बात है, थर्मल पावर प्लांट ये जो होता है कन्वेंशनल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है 55 नंबर, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताइए, फिनोमेना क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू ए सेल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, ठीक है चलो। ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉयल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेटिक एंड द कॉयल। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ऑफ ए कॉयल एंड इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका सबसे तगड़ा जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आ रहा है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉयल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉयल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 56 नंबर, द इजी अवेलेबल एलिमेंट इन नेचर यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज, बताइए द इजी अवेलेबल एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जो सोलर सेल को बनाने में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है और ये क्वेश्चन आएगा सोलर सेल को बनाने के लिए, बहुत इजी है। कॉपर तो होगा नहीं, टंगस्टन बल्ब बनाने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन के यूज करता है, ठीक है, सोलर सेल बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 57 नंबर बोल रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बॉम्ब किस चीज़ पे बेस्ट है बताइए, किस पे, अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो आधारित है, ठीक है, किस चीज़ पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियर फ्यूजन, बी नंबर दिया थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसके बाद सोलर एनर्जी तो नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा 57 नंबर का, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, जो भी बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, नहीं तो आप भूल जाइएगा सब्सक्राइब करने। और किसी प्रकार का डाउट रहता तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन करवा रहे हैं और भी हम PYQ ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, आपको PYQ मिल जाएगी, वहाँ सब देख सकते हैं। और जो भी बच्चा टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी बातें तो होते रहेगी लेकिन पढ़ाई आपको करते रहना। 58 नंबर, मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी
वी यूज रिप्रेजेंट स्टोरेड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। बोल रहा है कि हमारे द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोतों ब्रह्मांड सौर ऊर्जा दर्शाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे सूर्य की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। सूर्य की ऊर्जा कहाँ से नहीं प्राप्त होती है भाई, इसका समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप सभी को। देखिए जियोथर्मल ये भी ठीक है, चलो ठीक है, समझ रहे कि सन से, ठीक है। अब काफ़ी जब आप ये करेंगे विंड एनर्जी आपको लग रहा है, विंड एनर्जी किसको किसको लग रहा है, विंड एनर्जी भी नहीं। लेकिन अब सभी को ये डिराइव नहीं होता है, यहाँ पे नॉट बोला, अल्टीमेटली नॉट, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर की वजह से होता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियस पे। तो ये हो गया आपका। उसका 59 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल हैज लेसर रेसिस्टिविटी वैल्यू। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका रेसिस्टिविटी वैल्यू बहुत कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो होगा नहीं कॉन्स्टेंट। रेसिस्टिविटी मतलब समझ रहे, ये जो है ना करंट को रोक के रखता है, ठीक है, मतलब जल्दी इजीली पास नहीं होने देता। लेकिन लेसर बोला है, यानी कि रेसिस्टिविटी को धाय से मतलब क्या बोला, करंट को तुरंत पार होने देगा। गिलास तो होगा नहीं, ये तो नॉन करंट। नाइक्रोम जो करंट को पूरा एब्जॉर्ब करके रखता है, वो आयरन बनाने में यूज होता है। आयरन मतलब समझ रहे, आयरन इलेक्ट्रिक आयरन, जो हम लोग कपड़ा को क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं मिल रहा, कपड़ा को आयरन करते हैं ना यार, उसी में बनाने में यूज होता है, ठीक है। वर्ड नहीं मिल रहा है लेकिन समझिए। हीटर घर में जो खाना बनाने में यूज होता है हीटर, वो नाइक्रोम का ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्स्टेंट, ये तो अलग ही वर्ड है। लेकिन सिल्वर, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना सबसे गुड कंडक्टर कौन सा होता है, गुड कंडक्टर जो होता है सिल्वर, क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी बहुत वैल्यू उसका जो है ना बहुत कम होता है, जिससे करंट इजीली पास होता है, और वो सबसे महंगा होता है। हम लोग तो भाई कॉपर वाला यूज करते हैं घर में, लेकिन सिल्वर का कौन यूज करेगा, मुकेश अंबानी यूज करेगा, हम लोग कहाँ उतना यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, सिल्वर आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्या बोल रहा है, द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल वेरीज। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कौन सा मटेरियल है जो मतलब लाता है, ये कौन सा यहाँ पे है जो मतलब वो डिपेंड करता है कि वो टेम्परेचर पे उसका मटेरियल्स का ये सब चीज़ पे, ठीक है। पदार्थ के तापमान का परिवर्तन उसका डेस्क कहलाता है। मतलब कोई भी एक एलिमेंट है या फिर कोई भी पदार्थ, मान लीजिए इलेक्ट्रिक चीज़ है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए वायर है। तो इसमें जो है ना इसका टेम्परेचर को कौन डिपेंड करता है कि भाई ये कब हीट होगा क्या नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ में से हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा। देखिए टेम्परेचर उसका रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है और रेसिस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए, रेसिस्टेंट भी रेसिस्टिविटी, तो यानी कि बोथ, ए एंड बी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज के फिजिक्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, और ऑलरेडी हम बायो का क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। हाँ, जल्दी से लाइक कर दीजिए। वीडियो समाप्त हो चुका है आज के, और नेक्स्ट वीडियो में हम कराने वाला आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।